आइसोलेटेड सिस्टम में ये जो फोर्स आए, जो कि आपके एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम इंटरनल फोर्सेस। एफ एक्सटर्नल 0 है, इन दैट केस आपका मोमेंटम क्या रहने वाला है? कंजर्व रहने वाला है। और इंडिविजुअल पार्टिकल्स का अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल फोर्सेस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारवाल। पिछली वीडियो में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्कस किया था और हमने देखा कि जब आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, उस केस में उस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो आपका चेंज नहीं होता। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही आपका रहने वाला है। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर सिस्टम पे एक्ट करे तो उस केस में होगा क्या? आपका मोमेंटम चेंज आपका उस सिस्टम में होगा, राइट? और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, दैट वाज द एक्सटर्नल फोर्स, राइट? वो दोनों एक दूसरे के इक्वल रहती हैं। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो आपका न्यूटन सेकंड लॉ का एक स्पेशल केस होता है, जहां पे आपका क्या रहता है? एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर क्या रहता है? 0 रहता है, राइट? तो ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में, राइट? अब हम न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि मोशन को अच्छे से समझने में काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाला है, राइट? और यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस का जो कंफ्यूजन रहता है वो आपका काफ़ी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ में। तो एग्जैक्टली आपको पता होगा कि एक्सटर्नल फोर्स रियल में होता क्या है, राइट? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन ने क्या बोला कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, राइट, दैट इज नथिंग बट ए म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, राइट? आपने अगर किसी को पुश करना है तो वो एक म्यूचुअल इंटरेक्शन है, राइट? तो अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगा रहा है, म्यूचुअल इंटरेक्शन है, इट मींस वो ऑब्जेक्ट भी उस दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स जरूर लगाएगा, राइट? तो न्यूटन ने क्या बोला कि एक ये ऑब्जेक्ट है, ये इस दूसरे ऑब्जेक्ट के अगर फोर्स लगा रहा है, राइट, तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, राइट? अगर ये वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए था, ये आपका ऑब्जेक्ट बी था, और ये मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ force on B by object A, right? Similarly, this will be F A B. और फोर्स एक वेक्टर है तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन यहाँ पे रहेगी, राइट? तो न्यूटन ने क्या बोला कि ये जो F A B का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या रहता है? F B A के एग्जैक्टली इक्वल रहता है। और डायरेक्शन की अगर आप बात करो तो F वेक्टर A B इज एग्जैक्टली अपोजिट टू F B A वेक्टर, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली न्यूटन का कहने का मतलब क्या था कि आपका जो फोर्स है दैट ऑलवेज एक्सिस्ट इन पेयर ओनली। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो इसको आप दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि एनी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट? और इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक गन था, हमने उसको फायर किया, राइट? तो बुलेट जो है वो आपका क्या निकला? बाहर निकला उस गन से, राइट? सिमिलरली हम एक फोर्स पीछे की तरफ भी एक्सपीरियंस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वो आपका क्या है? रिएक्शन है। और एक ये आपका क्या है? एक है रिएक्शन और एक है आपका क्या है? एक्शन, राइट? तो एक्शन और रिएक्शन क्या रहते हैं? यहाँ पे ये जो दो फोर्स है FAB और FBA, राइट? मान लीजिए ये इस वाले को अगर हम एक्शन बोल रहे हैं तो ये आपका रिएक्शन फोर्स यहाँ पे हो जाता है। इट मीन्स दोनों
एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। ये किसने बोला था? न्यूटन ने यहाँ पे बोला, राइट। अब यहाँ पे हमने बोला कि एक्शन और रिएक्शन जो है, पहले हमने एक्शन किया बाद में रिएक्शन हुआ, तो क्या दोनों के बीच में क्या है, कोई टाइम डिफरेंस आ रहा है? तो ये दोनों जो हैं ये आपकी क्या होती हैं, आपकी साइमल्टेनियस होती हैं। क्या? एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि बोथ एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। यहां पे आपको देखने से क्या मिल रहा है कि एक्शन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, बट रिएक्शन इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहां पे लग रहा है। तो अगर आप दो ऑब्जेक्ट के म्यूचुअल इंटरेक्शन की बात कर रहे हो, तो एक्शन और रिएक्शन जो है, जिन फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं जो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, वो दोनों एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कभी भी एक्ट नहीं कर सकते। दे विल एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, इसकी एक्शन और रिएक्शन के बारे में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, समझ सकते हो यहाँ, राइट। सिमिलरली एक यहाँ पे एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन मैंने आपको पहले भी, जब हम न्यूटन सेकंड लॉ जब हम बता रहे थे, मैंने बेसिक से आपको क्या बताया था कि आपका जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, वो कुछ मोमेंटम चेंज करता है और एक पर्टिकुलर टाइम लेता है, राइट। या फिर इन अदर वर्ड्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो ये आपका स्टेटमेंट था न्यूटन्स सेकंड लॉ का, राइट। अब यहाँ पे क्या बात आती है? अब यहाँ पे बात आती है कि ये सिस्टम है, ये सिस्टम में अगर आप देखो दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दो फोर्सेस आपके पेयर में निकल के, मान लीजिए अगर हम दोनों में से ओनली एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये आपका क्या है, सिस्टम है, राइट। अब इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है। अब इस और इस ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे फोर्स लग रहा है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है या फिर जो एरिया ऑफ कंसिडरेशन है वो ओनली वन ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे फोकस है। अगर हम ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट। बट अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ कंसीडर करें, दिस इज ए होल सिस्टम, राइट। तो एक केस ये था जब हमने एक ऑब्जेक्ट को सेपरेटली रखा और एक ये सिस्टम लिया जहां पे दोनों ऑब्जेक्ट्स थे, तो यहाँ पे दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एफ वेक्टर इक्विवेलेंट जो है दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0, राइट, बिकॉज यहाँ पे आप ओनली एक्शन को देख रहे हो और यहाँ पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट। सो दिस सिस्टम, दिस टाइप ऑफ सिस्टम, दिस इज नॉट आइसोलेटेड। इट मीन्स यहाँ पे ये जो सिस्टम हमने कंसिडर किया, ये सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड नहीं है। इट मीन्स इसके चारों तरफ कुछ एक ऑब्जेक्ट है जो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जो कि आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस सिस्टम ऑफ कंसिडरेशन में आपके पास जो एक्सटर्नल फोर्स जो लगा वो आपका क्या लगा, 0 नहीं है। अब बात करते हैं इसके चारों तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो इन दोनों के ऊपर फोर्स लगा सके, बट दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा, म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा। अब म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा तब यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ पे एफ इक्विवेलेंट जो होता है ये आपका 0 निकल के आता है, राइट। अब इस केस में जब आपका सिस्टम क्या रहता है, इस सिस्टम को बोलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। आइसोलेटेड सिस्टम में ये जो फोर्स आए, जो कि आपके एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस क्यों? बिकॉज ये विद इन द सिस्टम लग रहा है, विद इन द सिस्टम लग रहा है, और इक्विवेलेंट जो है वो आपका इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और इस सिस्टम के ऊपर ओनली इंटरनल फोर्सेस ही हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस कोई भी नहीं है, बाहर से किसी भी तरीके का कोई भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं है। अगर दो ऑब्जेक्ट की तरह अगर 3 ऑब्जेक्ट यहाँ हो, देन ऑल्सो जो आप यहाँ पे देखोगे उस केस में भी आपका क्या रहेगा, एफ इक्विवेलेंट आपका क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। वो किस तरीके से रहेगा, आपको सिंपली यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में देखना है। ये आपका क्या है, ये आपका सिस्टम है और मान लीजिए ये आइसोलेटेड है,
कि इसके चारों तरफ कुछ नहीं है, राइट। यहाँ पे मान लीजिए कुछ पार्टिकल्स थे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मान लीजिए फोर्सेस लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर सेकंड की वजह से होगा फोर्स, फर्स्ट के ऊपर थर्ड की वजह से होगा, राइट। तो इसी तरीके से मान लीजिए 3 ऑब्जेक्ट ही हम कंसिडर कर रहे हैं, राइट, फॉर ए मोमेंट सिंप्लीफाई करने के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट। तो फर्स्ट के ऊपर सेकंड की वजह से भी फोर्स लगेगा और फर्स्ट के ऊपर थर्ड की वजह से भी लगेगा। सिमिलरली आपको क्या बनाना है, पेयर बनाना है फोर्सेस के, जितने भी पॉसिबल पेयर्स है ना, आप क्या कहोगे, समेशन ऑफ एफ पेयर्स पॉसिबल दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0। ये वेक्टरली आपको ऐड करना है, ना कि उनका मैग्नीट्यूड ऐड करना है, राइट। तो ये आपको हमेशा वेक्टर फॉर्म में। अब 3 ऑब्जेक्ट थे तो पेयर बनाइए, कितने बन गए, इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स लगा। अब दूसरे वाले को कंसिडर करता है तो एफ दूसरे के ऊपर फर्स्ट की वजह से फोर्स लगेगा और दूसरे वाले के ऊपर तीसरी वजह से लगेगा, तीसरे ऑब्जेक्ट से। अब तीसरे की बात करते हैं तो एफ थर्ड के ऊपर फर्स्ट का भी लगेगा और थर्ड के ऊपर सेकंड का भी लगेगा। तो ये जो सम है दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0। अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड है उस केस में ये जो फोर्सेस आपके निकल के आए, इन फोर्सेस को बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं यहाँ पे। तो आपको एग्जैक्टली समझ आ गया होगा कि इंटरनल फोर्सेस कौन से होते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से होते हैं। इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जब ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, जो आप एरिया ऑफ कंसिडरेशन जो है, जो जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, उसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। बट विद इन द सिस्टम जितने भी फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, those will be considered to be the internal forces। और उन इंटरनल फोर्सेस का ऑब्वियसली बात है, आप अगर इक्विवेलेंट लोगे देन यू हैव टू टेक द वेक्टर सम ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, राइट। और ये जो है दैट विल कम आउट टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0, बिकॉज वो एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे करने वाला है। कैसे, यहाँ पे देखिए, एक टर्म है आपकी एफ वेक्टर 1 2, सिमिलरली एक टर्म है F21, सिमिलरली F13 एंड F31, F23 एंड 32। इट मींस आपको कौन सा वाला कंसेप्ट लगाना है, ये लगाना है, एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाएंगे तो ये वाली जो टर्म्स है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और आपके पास F इक्विवेलेंट क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से इक्विवेलेंट फोर्स आपका निकल के कितना आता है, 0 निकल के आता है, राइट। और अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, इन दैट केस ओनली यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस सम F एक्सटर्नल फोर्स। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि सेकंड जो आपका न्यूटन सेकंड लॉ है उसमें जो एक्सटर्नल फोर्स की बात की जाती है वो एग्जैक्टली है क्या। इन अदर वर्ड्स, अगर आप इसको अगर आप कुछ इस तरीके से लिखना चाहो कि F वेक्टर विल बी इक्वल टू F एक्सटर्नल प्लस F इंटरनल, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T, बट यहाँ पे ये जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ओनली एक्सटर्नल आपके ऊपर एक्ट करेगा, बिकॉज इसका सम अगर आप करते हो ना, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालना है तो यहाँ पे भी सम होगा और यहाँ पे भी सम होगा। तो ये वाला टर्म क्या है आपका, यहाँ से समेशन करने से पॉसिबल पेयर्स है दैट विल कम आउट टू बी जस्ट इक्वल टू 0 और ओनली एक्सटर्नल फोर्स आपके वहां पे उसके ऊपर लगेंगे। तो आई होप आपके यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम ऑफ कंसिडरेशन जो है वो आइसोलेटेड है या फिर आइसोलेटेड नहीं है। देन ओनली यू कैन आइडेंटिफाई कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, राइट। तो ये तो था बेसिक कंसेप्ट आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ का। यहाँ पे जो इंटरनल फोर्सेस की हमने बात की, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुलेट गन का जो एग्जांपल है, उसके अंदर हम गन फायर करते हैं तो बुलेट वहां पे जाती है। अगर बुलेट और गन को एज ए वॉल सिस्टम अगर हम कंसिडर करें, उसके अलावा उसके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, राइट। सिमिलरली अगर हम पटाखे वगैरह जलाते हैं या फिर बॉम्ब, अगर उसको जब हम एक तरीके से फायर करते हैं तो उस केस में भी क्या होता है कि आपका जो रिएक्शन है, अगर हम उस बॉम्ब को एज ए सिस्टम कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर भी क्या है, जो ब्लास्ट है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है, न कि एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, राइट। तो अब हम इसके अंदर एक सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है इसके अंदर न्यूटन्स थर्ड लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ का आप एक तरीके से क्या कह सकते हो,
कॉम्बिनेशन यहाँ पे कह सकते हो, उसको हम डिस्कस करते हैं। वो है आपका मोमेंटम कंजर्वेशन। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि सिस्टम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट इस चीज की यही है। इट मींस यहां से आपको देखने को मिलेगा कि एफ एक्सटर्नल जो है वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू 0 ऑन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। अगर होगा तो आप क्या कह सकते हो कि एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू डेल्टा पी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, सो दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड डेल्टा पी वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। और यहां से अगर डेल्टा पी आपने बोला तो यहां से ये तो हम चेंज बता रहे हैं, राइट? तो चेंज बता रहे हैं, मान लीजिए ये P2 माइनस P1 था इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप कह सकते हो P1 इज इक्वल टू P2। और यहाँ से इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि कंजर्व्ड आपका मोमेंटम है, या फिर P इज समेशन P इट विल बी समेशन P बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट विल बी ए कांस्टेंट वैल्यू। इट मींस मोमेंटम आपका क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन को समझने के लिए हम एक सबसे इजीएस्ट एक प्रॉब्लम है उसको थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, जो कि कोलिजन है। कोलिजन को ज्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट आने वाले कुछ चैप्टर्स में डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट? तो एक ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, और एक यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था और ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। कुछ टाइम बाद क्या है, दोनों एक दूसरे को कोलाइड कर जाते हैं, और कोलिजन के बाद जो है वो आपका ये पार्टिकल 1 है, मान लीजिए ये पार्टिकल 2 है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा है। तो कोलिजन होगी उस टाइम पे क्या होगा, ये मान लीजिए टाइम ऑफ कोलिजन है, तो एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, राइट? जब ये फोर्स लगा मान लीजिए क्या बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए लगा, कितने, डेल्टा टी टाइम के लिए लगा, और यहाँ पे ये एफ था और ये यहाँ पे एफ था। अब आपको पता है ये एफ जो है वो आपके इंटरनल फोर्स है, बिकॉज ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, राइट? बट इसको हम प्रूव करके देखते हैं, इसको चेक करके देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली आपका मोमेंटम कंजर्व्ड है, और कंजर्व्ड है तो किस तरीके से मोमेंटम आपका कंजर्व रहने वाला है किस। अब यहाँ से फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है इसको हम लिखेंगे m1 v1, सिमिलरली इसका है m2 v2, और हमेशा आपको वेक्टर फॉर्म में ही मोमेंटम लिखना रहेगा, राइट? तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कह रहे हैं, 1D प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एज इट इज लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका m1 v, और मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं u लिख देता हूँ, राइट? इनिशियल वेलोसिटी को u से लिख देता हूँ, u1 u2 एंड दिस वन v1 एंड m2 v2, राइट? अब अगर हम बात करें इस केस की, जब यहाँ पे फोर्स एक्ट करा डेल्टा टी टाइम के लिए, राइट? तो डेल्टा पी जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मोमेंटम चेंज इन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, वो कितना होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप मोमेंटम चेंज की बात कर रहे हो, इक्वल है तो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से दिस विल बी इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, राइट? सिमिलरली डेल्टा P2 जो है दैट विल कम आउट टू बी माइनस एफ डेल्टा टी, बिकॉज दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं फोर्स, तो दैट्स व्हाई हमने डेल्टा पी को क्या बोला, एफ इंटू डेल्टा टी और माइनस एफ डेल्टा टी, राइट? अब ऑब्वियसली आपको पता है दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। अब यहाँ पे डेल्टा P1 क्या है, मोमेंटम चेंज है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, कैसे लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। फाइनल कितना है, फाइनल आपका है m1 और v1 माइनस आपका u1 आपने यहाँ पे लिख दिया, राइट? और ये आपका एग्जैक्टली इक्वल है f डेल्टा t के, या फिर आप कह सकते हो इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस ऑफ, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दिस विल बी m2 एंड दिस विल बी v2 माइनस v2 माइनस इट विल बी u2, राइट? अब यहां से आप क्या कर सकते हो, अब यहां से देखिए दिस विल बी m1 v1, और यहां से ये आपका टर्म है ये आप इस साइड लेके आइए, प्लस m2 v2, दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, और ये आपका है P1, ये आपका क्या है P1, आपका जो इनिशियल है इसको मैं बोल देता हूं P1,
और ये है आपका P2 और यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है, दिस इज P1 प्राइम और यहाँ पे है P2 प्राइम। तो यहाँ से आप क्या चीज चेक कर पा रहे हो कि यहाँ पे F एक्सटर्नल 0 होने का मतलब ये नहीं है कि मोमेंटम आपका चेंज नहीं होगा, मोमेंटम चेंज होगा बट टोटल मोमेंटम जो है दैट विल नॉट चेंज, राइट। मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल एटम्स कैन चेंज। जैसे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स थे, तो पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम था वो चेंज होके क्या हो गया, कुछ अलग हो गया, और सेकंड का भी चेंज हो गया। बट आप यहां से क्या देख पा रहे हो कि P1 प्लस P2 जो है इट मींस दोनों ऑब्जेक्ट्स का कंबाइंड की बात कर रहे हैं, बिकॉज सिस्टम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दोनों जो है वो आपके क्या है, सिस्टम का पार्ट है। दैट्स व्हाई द P here it stands, this P is nothing but, this P vector is nothing but summation of P vector of all the components, right? तो ये हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम की बात नहीं हो रही है, ये समेशन ऑफ वेक्टर सम ऑफ द ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स, राइट। तो ये आपको यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इंडिविजुअल एटम्स का या फिर मोमेंटम के कंपोनेंट चेंज हो सकते हैं बट उनका वेक्टर सम जो है दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू P1 प्राइम वेक्टर प्लस P2 प्राइम वेक्टर, राइट। और इन अदर वर्ड्स अगर आप इसको क्या बोलते हो, इनिशियल मोमेंटम बोल रहे हो, राइट। सो दिस इज नथिंग बट P इनिशियल एंड दिस इज P फाइनल। तो ये दोनों एग्जैक्टली आपके क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और आप कह सकते हो कि समेशन P और दिस डेल्टा P विल बी इक्वल टू 0। सो डेल्टा P यहाँ पे आपका क्या है, डेल्टा P इज नथिंग बट P फाइनल माइनस P इनिशियल विच इज नथिंग बट यहाँ पे आप लिखोगे P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम और माइनस में आपका क्या जाता है P1 प्लस P2 यहाँ पे ये आ जाता है, जो कि आपका एग्जैक्टली किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल यहाँ पे आएगा। तो इस प्रॉब्लम से आपको क्या समझ में आया कि जब सिस्टम आइसोलेटेड है उस केस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपका एक्ट नहीं करेगा, और जब फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो आपका मोमेंटम चेंज क्या नहीं होना चाहिए, मोमेंटम चेंज वहां पे आपका 0 होगा। और ये मोमेंटम जो है वो टोटल मोमेंटम चेंज है, इट मींस मोमेंटम्स को आपके हर एलिमेंट के मोमेंटम को ऐड करना पड़ेगा। फोर्सेस के केस में हमने क्या किया था, हर एक एलिमेंट का फोर्स को वेक्टर सम किया था। सेम हमें क्या करना है, मोमेंटम के केस में भी करना है। वो फोर्स लगने से पहले जितना मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम क्या रहेगा, फोर्स लगने के बाद रहेगा। और उस कंडीशन में जो मोमेंटम चेंज है वो किस केस में रहेगा, जब आपके इंटरनल फोर्सेस हैं वही रेस्पॉन्सिबल है ये मोमेंटम चेंज होने में, राइट। बट एफ एक्सटर्नल अगर आपका एक्ट कर रहा है, इन दैट केस आपका क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। बट एफ एक्सटर्नल 0 है, इन दैट केस आपका मोमेंटम क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। और इंडिविजुअल एटम्स का, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल फोर्सेस, जो कि यहाँ पे ये देखिए एफ यहाँ लग रहा है, एफ दोनों इक्वल एंड अपोजिट है बट स्टिल दे आर रिजल्टिंग इन कि भाई यहां से जा रहे थे तो कोलिजन हुई, तो कोलिजन में एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ नहीं है बट दोनों एक इंटरनल फोर्स की तरह एक्ट करेंगे। बट देयर विल बी ए मोमेंटम चेंज इन इंडिविजुअल पार्टिकल बट द वेक्टर सम बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन दैट विल एग्जैक्टली बी द सेम, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट। सिमिलरली एक एग्जांपल नॉर्मल से आप ले सकते हो कि गन और आपका बुलेट है, दोनों स्टार्टिंग में क्या थे, दोनों रेस्ट पे थे, राइट। तो उस केस में आपका जो इनिशियल वाला ये वाला जो पार्ट है दोनों ऑब्जेक्ट्स में U1 U2 आपके क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये वाला पोर्शन आपका 0 है, राइट। और बुलेट में जब इंटरनल फोर्सेस की वजह से गन फायर करते हो तो गन पीछे की तरफ किसी वेलोसिटी से मूव करती है और आपका बुलेट आगे की तरफ वहां पे जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख पाओगे, उस केस में गन बुलेट के केस में आपके पास यहाँ पे आएगा क्या कि जो M1 V1 है दैट विल बी इक्वल टू माइनस दैट, और यू कैन से M1 V1 प्लस M2 V2 विल बी इक्वल टू 0। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि M1 V1 दैट विल बी माइनस ऑफ M2 V2। और ये जो नेगेटिव साइन आया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो गन है वो पीछे की डायरेक्शन में मूव करेगा और आपका जो बुलेट है
वो आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा। दोनों के बीच में जो एंगल है वेक्टर के अंदर, जो वेक्टर हैं, ये वेक्टर आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। और मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो। तो v1 का मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1 मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इंटरनल फोर्सेस कभी भी आपका जो है मोमेंटम कंजर्वेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ओनली एक्सटर्नल फोर्स जो है उस केस में आपका मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, अदरवाइज द मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड, राइट। और इंटरनल फोर्सेस ऑब्वियसली इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं, बट द वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटम दैट विल रिमेन द सेम बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, और ये आपका यहाँ पे केस यहाँ पे रहने वाला है। सो अभी हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ है और आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, उसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको ये जो है काफी अच्छे से समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट, राइट। और हमने जो न्यूटन्स लॉ है उनको देखा, तो न्यूटन के बारे में भी थोड़ा आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज करी थी अपने टाइम पे, और उसको थोड़ा हम देख लेते हैं क्योंकि ये आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो थोड़ा क्यूरियोसिटी के लिए अच्छा रहता है, राइट। तो 1665 के टाइम की बात है जब क्या आ गया था, प्लेग जो पेंडेमिक है वो उस टाइम पे आया था, और उसकी वजह से क्या है 2 साल के लिए न्यूटन जो है अपने कमरे में बंद रहे और उन्होंने क्या करा, काफी डिस्कवरीज कर ली, जिसमें बाइनोमियल थ्योरम जो है वो उन्होंने बताया, और ग्रेविटेशनल लॉ जो है, जो हम आगे आने वाले चैप्टर जो है चैप्टर 8 उसमें काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि अब ग्रेविटेशन फोर्स की जब हम बात करते हैं। सिमिलरली उन्होंने व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम को भी उन्होंने वहां पे बताया, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया। गैलीलियो ने तो टेलीस्कोप बनाए थे बट दैट वाज बेस्ड ऑन लेंसेज, बट न्यूटन ने क्या करा, न्यूटन ने क्या है अपना मिरर की हेल्प से टेलीस्कोप बनाया, और काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऑप्टिक्स में भी न्यूटन का है। ऑप्टिक्स करके एक बुक थी न्यूटन की, वर्क ऑन लाइट एंड कलर, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। और ऑप्टिक्स आप कह सकते हो कि न्यूटन जो है उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया था ऑप्टिक्स में। इसके अलावा फ्लूइड डायनेमिक्स वगैरह, वेव्स में, राइट, काफी न्यूटन का कंट्रीब्यूशन है प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने में, राइट। तो ये सब सारी चीजें जो है वो न्यूटन ने करी थी। तो आप कह सकते हो कि वन ऑफ द लाइक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जो न्यूटन थे अपने टाइम के, और फिलहाल के भी आप कहोगे, बिकॉज उन्होंने जो चीजें करी थी, जितना भी फिजिक्स है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन व्हाटएवर न्यूटन हैव डिस्कवर्ड, राइट। तो this is all for this video, and we will meet in the next video with the next topic. Thank you.